नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। बता दें, अपने गुजरात दौरे के दौरान वे दाहोद, भुज और गांधीनगर में 82,950 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि मंगलवार यानी आज प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वालसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आमना परिवर्तित कटोसन कालोल खंड का भी उद्घाटन करेंगे और इस पर भी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दाहोद संयंत्र में घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। इन इंजनों को ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि पर्यावरण स्थिरता में योगदान भी मिलेगा। योगी सरकार ने आयुष विभाग में भर्तियों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियों का ऐलान किया। सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े कुल 4,350 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी के स्पष्ट निर्देश के बाद ये भर्ती अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया कि प्रदेश की पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि सभी पद भरे जाएं। इसी क्रम में प्रोफेसर, लेक्चरर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, मैट्रन रीडर, उपनिदेशक, औषधि नियंत्रक जैसे कई अहम पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार के अनुसार इस वक्त आयुर्वेद विभाग में 7,233 स्वीकृत पदों में से 3,025 पद खाली हैं। यूनानी चिकित्सा सेवाओं में 161 पद खाली हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में 1,164 पदों पर डॉक्टर और स्टाफ की जरूरत है। इन रिक्त पदों को प्रोन्नति, सीधी भर्ती और अन्य सरकारी प्रक्रिया से भरा जाएगा। कई पदों के लिए अधिचयन भी भेज दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा और सबसे तगड़ा झटका लगा है तुर्की के टूरिज्म और एविएशन सेक्टर को। खासतौर से टर्किश एयरलाइन के शेयरों में बीते एक महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे भारतीय लोगों में नाराजगी फैल गई। इस नाराजगी का सबसे सीधा असर पड़ा तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों पर। मेक माई ट्रिप के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में तुर्की के लिए फ्लाइट बुकिंग में 60% की गिरावट आई और कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया। चेयरमैन निशांत पिट्टी ने द मिंट में बताया कि 2023 में करीब 2.87 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए, जो कि 2022 के मुकाबले 25% ज्यादा है। हर भारतीय टूरिस्ट औसतन 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक तुर्की में खर्च करता है। कुल मिलाकर 2023 में भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया। अब जब भारी संख्या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है और नई बुकिंग्स भी रुक रही है, तो ये रकम अगले कुछ महीनों में तुर्की को शायद ही मिले। राजस्थान की साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में बीते दिन सोमवार को भी फैसला नहीं हो सका। हालांकि सुनवाई पर सभी पक्षों के साथ ही सियासी पार्टियों को भी बेसब्री से इंतजार था। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला लेने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दिए जाने की अपील की गई। सरकार की तरफ से 2 दिनों पहले दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक का हवाला दिया गया। कहा गया कि नीति आयोग की बैठक की वजह से सीएम और कुछ कैबिनेट मंत्री व्यस्त रहे और अभी फैसला नहीं हो सका है। यह भी कहा गया है कि पहले तकरीबन आधे अभ्यर्थियों के गलत तरीके से नौकरी पाने की बात सामने आई थी, लेकिन एसआईटी इस मामले में अभी तक सिर्फ तकरीबन 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ही गिरफ्तारी कर सकी। ऐसे में सही और गलत तरीके से नौकरी पाने वालों की पहचान कर पाना अब आसान हो सकता है। इसीलिए फैसला लेने को कुछ दिनों का समय और दिया जाए। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ 1 जुलाई तक की मोहलत दे दी। हाईकोर्ट इस मामले में अब 1 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 1 जुलाई के बाद आगे कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो जिम्मेदार लोगों पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसका असर राज्य भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मेट्रो सिटी मुंबई में नजर आया। मानसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई के लोग परेशान हो चुके हैं। देर रात से हो रही लगातार बारिश ने मुंबई को ठप कर दिया। आसमान से लेकर जमीन तक इसका असर देखने को मिल रहा है। मुंबई के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। सबसे पहला और बड़ा असर मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पर पड़ा। मुंबई की तीनों रेलवे लाइन यानी मध्य रेलवे, हार्बर और वेस्टर्न रेलवे की लोकल सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे अपने घर से निकलकर काम पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य रेलवे की सेंट्रल लाइन पर कल्याण की ओर जाने वाली धीमी लोकल ट्रेन 5 मिनट की देरी से चल रही, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर आने वाली तेज लोकल ट्रेनों में 40 मिनट की देरी दर्ज की गई। धीमी लोकल सेवाएं भी सामान्य से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। झारखंड अधिविधि परिषद कक्षा 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 का प्रकाशन कल यानी कि पूरी तरीके से सामने किया गया। रिजल्ट की घोषणा राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन द्वारा की जाएगी। यह कार्यक्रम झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा तय समय अनुसार आयोजित किया जाएगा। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 4 मार्च तक किए गए थे। हालांकि पिछले वर्ष कक्षा 10वीं का रिजल्ट 19 अप्रैल 2024 को ही जारी कर दिया गया था। फिलहाल अलग अलग विषयों में न्यूनतम 33% अंक हासिल करना अनिवार्य है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर जहां पूरे देश ने सेना के शौर्य को सलाम किया था, वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सेना की कार्रवाई का भरपूर समर्थन किया था। हालांकि कुछ सियासतदान ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी राजनीति चमकाने से पीछे नहीं हटे और कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऑपरेशन सिंदूर और पीएम फेल के बयान पर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने जुबानी हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं इससे पहले बहुत बोल चुके हैं। सरकार और सेना कोई भी निर्णय लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। हमें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को खत्म होगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई, 24 घंटे के अंदर ही टाइम फिस हो गया। 24 घंटे के भीतर ही बैकफुट पर आ गए। स्वामी ने दावा किया कि वहां घुसकर एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। राजधानी में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं और दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार को भी सुबह 10 बजे के करीब राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। दिन के उजाले में सरेआम खटाल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि पूरा मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित जगनपुरा इलाके का है, जहां एक 55 साल के व्यक्ति को एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने गोली मार दी। आनंद फानम ने घायल अवस्था में उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत उसे घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते रामकृष्ण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रकांत प्रसाद यादव को करीब 48 वर्ष के थे। वो जगनपुरा में काफी दिनों से गाय और भैंस रखकर खटाल चला रहे थे और दूध बेचने का कारोबार करता था। आज भी वो खटाल के पार बैठे हुए थे कि करीब एक पर 3 लोग आए और दानादन गोलियां चलाने लगे। चंद्रकांत प्रसाद को 4 गोलियां मारी गई। गोली चलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और अपराधी फायरिंग करते हुए उसी बाइक से फरार हो गए। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में आज से शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा 20 से 27 मई तक चलने वाली थी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते नजर आए। इसके चलते आसपास की सड़कों पर आज ट्रैफिक जाम की स्थिति न पैदा हो, इसके मद्देनजर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आउटर रिंग रोड, अरिहंत मार्ग और भाई परमानंद मार्ग जैसे प्रमुख हिस्सों में ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन स्पेशल अरेंजमेंट लागू किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की कि इसे ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ियों ने 25 मई को पसीना बहाया। शाम के सत्र में चले अभ्यास सत्र के दौरान सबकी नजरें दिग्गज विराट कोहली पर रहीं, जिन्होंने नेट्स पर लंबे शॉट जमाकर लखनऊ के गेंदबाजों को संदेश दिया है कि उसने बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा टीम में शामिल यूपी के भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल का पेस अटैक लखनऊ के बल्लेबाजों को संकट में डाल सकता है। दोनों गेंदबाजों ने इकाना स्टेडियम में पहले भी खेला, ऐसे में वे यहां के विकेट से परिचित हैं और मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच और पुराने साथी विजय दहिया ने भी सत्र के दौरान कोहली से बातचीत की, लखनऊ के सभी खिलाड़ियों से अभ्यास किया। टीम प्रबंधन को मिचले मार्च से खास उम्मीद होगी, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ पिछले मुकाबले में शानदार शतक जमाया था। इसके अलावा निकोलस पुरन की भी फॉर्म वापसी भी बेंगलुरु के गेंदबाजों को परेशान कर सकती है। ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा और बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसकी तारीख इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने दुल्हिज्जा के चांद दिखने पर निर्भर करती है। तो इस साल भारत में कब मनाया जाएगा ईद उल अजहा, इसको लेकर के चर्चाएं हैं। सऊदी अरब में दुल्हिज्जा का चांद देखने की तारीख आज है। अगर इस दिन चांद दिखाई देता है तो बुधवार यानी कि 28 मई से दुल्हिज्जा शुरू होगा। ईद उल अजहा शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। चांद नहीं दिखता है तो ईद शनिवार 7 जून को होगी। वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में चांद देखने की तारीख बुधवार यानी कि कल है। इस दिन चांद दिखाई देता है तो दुल्हिज्जा गुरुवार यानी कि 29 मई से शुरू होगा। शनिवार 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। या अगर चांद नहीं दिखा तो ईद रविवार 8 जून को होगी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। अब पब्लिक को इसके ट्रेलर का इंतजार है। मेकर्स ट्रेलर को 27 मई 2025 को रिलीज होगा। इसे आप नाडियाडवाल ग्रैंडसन के यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। मेकर्स ने अपना स्ट्रेटेजी के चलते फिल्म के रिलीज के पहले 10 पहले ला रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च इवेंट की भी तैयारी चल रही है। मेकर्स इसके लिए एक ग्रैंड इवेंट की प्लानिंग में। लॉन्च में फिल्म के 19 एक्टर शामिल होंगे। ऐसे में बड़े लेवल में इस इवेंट की तैयारी चल रही है। ट्रेलर के बाद मेकर्स बड़े स्तर पर फिल्म का प्रमोशन करते नजर आएंगे। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।